Hello students, welcome to today's newspaper analysis. As usual, we shall be covering our two newspapers. There are only two important news at the page number 10 of the Tribune. The first is about Vande Bharat Mission Phase 4, which is going to start from July 3rd to July 15th. And 17 countries will be covered, 170 flights will be operated to repatriate the people, Indians stranded overseas. So the countries covered will be Canada, USA, UK, Kenya, Sri Lanka, Philippines, Kyrgyzstan, Saudi Arabia, Bangladesh, Thailand, South Africa, Russia, Australia, Myanmar, Japan, Ukraine and Vietnam. So the second important news is about there is an advertisement about Sabka Vishwas Legacy Dispute Resolution Scheme 2019. So it's a very important scheme. As you people know that new GST regime has been applied in our country. ये जो सबका विश्वास स्कीम है ये 2019 में प्रपोज की गई थी यूनियन बजट में, और जितने भी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं जीएसटी के लागू होने से पहले, जैसे सर्विस टैक्स या सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जो कि अब सबस्यूम हो चुके हैं जीएसटी में, और इसी तरह 26 इनडायरेक्ट टैक्स एनेक्टमेंट्स जो थी उनके साथ जो जुड़े हुए डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना, ताकि ये जो टैक्स पेयर है जब जीएसटी रिजीम के अंदर जुड़े तो उसका जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो। तो 26 एनेक्टमेंट्स में बहुत कुछ आता है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेस एक्ट है 1940 का, कॉफी एक्ट है 1942 का, सॉल्ट सेस एक्ट है 1953, रबर एक्ट है 1947। तो इस तरह के 26 और इनडायरेक्ट टैक्स एंटाइटलमेंट्स हैं जिनके साथ जुड़े हुए डिस्प्यूट्स को इसके अंदर रिजॉल्व किया जाता है। देन द हिंदू से पेज नंबर 5 के ऊपर ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन फॉस्टर्स नॉन ट्रांसपेरेंसी एनकरेजेस एनवायरमेंटल वायलेशन। ये हमारे पास एक नेटवर्क है, साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स रिवर्स एंड पीपल। ये न्यू दिल्ली बेस्ड आप एक इसको नेटवर्क बोल सकते हैं, जो कि 1998 के अंदर बना था, और इनका जो काम है वो है मॉनिटरिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, नेटवर्किंग एंड अवेयरनेस बिल्डिंग अमंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल रिलेटेड टू दीज इश्यूज। तो ये डैम्स रिवर्स पीपल के ऊपर काम करते हैं। इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो नया EIA नोटिफिकेशन है इसकी वजह से हमारे सिस्टम के अंदर नॉन ट्रांसपेरेंसी पैदा होगी। ये जो नया नोटिफिकेशन है ये मार्च 2020 में सामने आया था, और अगर ये लागू होता है तो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 को रिप्लेस करेगा। अब पहले आपको यहाँ इशू समझा दूं। इशू ये है कि इनका कहना है कि 2006 वाला EIA का प्रोसेस बेटर था, और अब वाला अगर प्रोसेस लागू होता है इट इज गोइंग टू डिल्यूट द एंटायर प्रोसेस ऑफ EIA। पहले तो बात आप ये समझिए EIA क्या होता है। EIA का मतलब होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनेगा उसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर आएगा, इसकी असेसमेंट पहले करवानी पड़ती है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये इसलिए जरूरी है कि हमें पता हो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव आएगा, उसमें अगर किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस की जरूरत है, या उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस ही नहीं देनी है, तो इसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो करवाया जाता है। तो ये EIA जो होता है वो न्यू प्रोजेक्ट्स पर लागू होता है, एक्सपेंशन जिनका करना है उनका लागू होता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स करना हो उसके ऊपर EIA लागू होता है। पहले आप ये समझिए EIA के अंदर कैटेगरीज क्या होती है। EIA के अंदर कैटेगरीज, दो कैटेगरीज हैं, A कैटेगरी प्रोजेक्ट्स और B कैटेगरी प्रोजेक्ट्स। A कैटेगरी प्रोजेक्ट्स जो है इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो सेंटर से लेनी पड़ती है, और जो B कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको कंसर्न स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से जो है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो लेनी पड़ती है। फिर जो B प्रोजेक्ट हैं ये दो तरह के होते हैं, B1 और B2। B1 वो होते हैं द प्रोजेक्ट्स कैटेगराइज्ड एज B1 रिक्वायर EIA रिपोर्ट फॉर अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना। अप्रेजल एंड ऑल्सो हैव टू अंडरगो पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस इलाके के अंदर उनके साथ पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस होता है।
तो B2 जो होता है इनका जो मूल्यांकन होता है वो एप्लीकेशन के साथ एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट लगती है, पहले से रिपोर्ट बन के आती है कि इसकी फिजिबिलिटी, ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या इसकी फिजिबिलिटी है, और बाकी पब्लिक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब बाकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसका जो है वो उतना स्ट्रिंजेंट मेथड नहीं है। तो ए वाला सबसे स्ट्रिंजेंट मेथड है, B1 थोड़ा कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं सिंप्लीफाइड असेसमेंट है, और B2 की जो असेसमेंट है वो बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। तो अब ये जो नया इशू खड़ा हुआ है, अगर हम इस न्यूज के अंदर पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा गया है कि बी प्रोजेक्ट्स, ये फर्स्ट कॉलम में थर्ड पैराग्राफ की एंड में लाइंस दे रखी हैं, बी प्रोजेक्ट्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लेसर देन 75 मेगावाट बट हायर देन 25 मेगावाट, ये B1 कैटेगरी में आते हैं। Public consultation, while a significant slab of threshold limit is now pushed under category B2 projects, these projects are completely exempted from EIA। मैंने आपको बता दिया कि B2 प्रोजेक्ट्स का जो है वो EIA नहीं होता, पब्लिक कंसल्टेशन प्रोजेक्ट भी नहीं होता, ये तो एप्लीकेशन के साथ जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी है, जो पहले से स्टडी होके आई है उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसी के बेस पर इसका अप्रेजल होता है, मूल्यांकन होता है। तो यहां पर लिखा है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लेसर देन 25 मेगावाट एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स दैट हैव ए कल्चरेबल कमांड एरिया, मतलब कितने एरिया को वो प्रभावित करेंगे, बिटवीन 2000 to 10,000 हेक्टेयर्स विल नॉट नीड एन EIA और ए पब्लिक कंसल्टेशन फॉर दियर अप्रेजल। तो 2006 में जो मेजर्स थे वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे, और 2020 वाला जो अगर ये लागू हो जाता है EIA का तरीका, तो इसमें जो मेजर्स हैं वो कम स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे। तो उसके बाद इको सेंसिटिव जोन्स, यहाँ इको सेंसिटिव जोन्स के पास प्रोजेक्ट्स लगाना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है, उसकी जो है वो EIA बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती है। इसी में बताया गया है कि इन कंडीशंस को रिमूव कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स कुड नाउ बी प्रपोज्ड इन डेंजरसली क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ बाउंड्री protected and eco-sensitive zones. The draft notification also stated that while projects concerning national defense and security or involving other strategic considerations or determined by central government would not be treated as category A. तो अब ये प्रोजेक्ट्स कैटेगरी A में नहीं आएंगे, जो इस तरह के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, अगर कैटेगरी A में नहीं आते तो उनकी EIA आसान हो जाएगी। तो अब ये प्रोजेक्ट्स ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में लग पाएंगे इको सेंसिटिव जोन्स के। तो दीज आर द फियर्स विच हैव बीन रेज्ड बाय SA एंड DRP। उसके बाद पेज नंबर 6 के ऊपर एक एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल के अंदर इंडिया चाइना के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है, और ये जो अभी का प्रोसेस है, अभी ये जो टेंशन चल रही है, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जो है वो बता देता हूं। तो इससे पहले डेस्पांग में 2013 में प्रॉब्लम हुई थी, चुमार में 2014 में प्रॉब्लम हुई थी, डोकलाम में 2017 में इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम हुई थी। और इसी के अंदर जो है वो बताया गया है कि एम्बिग्विटी क्यों है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था डिमार्केशन की दिक्कत है। चाइना का जो क्लेम लाइन है वो नवंबर 1959 के अनुसार चाइना क्लेम करता है। इंडिया जो है वो 1962 के अनुसार जो है वो जो पोजीशंस को होल्ड करना चाहता है। तो यहाँ से चाइना का जो यूनिलेटरल डिक्लेरेशन है दैट इज ए प्रॉब्लम। और इंपॉर्टेंस ऑफ अक्साई चिन के बारे में बताया गया है कि अक्साई चिन के बारे में सडनली प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनकी रिसेंट पास्ट में एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा था कि POK और अक्साई चिन जो है वो इंडिया का हिस्सा है। तो शायद वहां से ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्चुअली में जो अक्साई चिन का हिस्सा है वो तिब्बत और जिनजियांग हाईवे, ये मैंने आपको लाइंस जो जिसमें गलवान वैली SKI ब्रेन ट्रेन के ऊपर अवेलेबल है, तो यहां से आपको जो है वो प्रॉब्लम डेफिनेटली दिखेगी कि क्या प्रॉब्लम है और अक्साई चिन को क्यों चाइना अपने होल्ड के अंदर रखना चाहता है। अब इसी आर्टिकल के अंदर इंटेलिजेंस की असेसमेंट की गई है कि हमारे पास इंटेलिजेंस एबिलिटीज कैसी हैं। इसमें दो टर्म्स आपको मिलेंगी, IMINT, SIGINT। जो पहला है IMINT, दिस इज कॉल्ड एज इमेजरी इंटेलिजेंस, जिसमें सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाती है। तो इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है
जिसमें लिखा गया है SIGINT। SIGINT का मतलब होता है सिग्नल्स इंटेलिजेंस। तो इसमें जो सिग्नल्स, कम्युनिकेशन के सिग्नल्स हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के, उनको इंटरसेप्ट किया जाता है और इंटरसेप्ट करके उनको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो टर्म्स जो हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सेंटर अनवेल्स न्यू रूल्स टू रेगुलेट एक्सोटिक एनिमल्स ट्रेड। जब भी कभी आप एक्सोटिक एनिमल्स ट्रेड के बारे में पढ़ें तो साइट्स का रेफरेंस डेफिनेटली आएगा। साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो यहाँ पर सेंटर ने जो है वो थोड़े से बेटर मेजर्स हम कहें कि अडॉप्ट करने शुरू किए हैं। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने ये नए रूल्स रेगुलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं। तो एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज वो होती हैं जो अभी आप कह सकते हैं कि जिनका नंबर बहुत कम है, वो कंजर्वेशन के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो थ्रेटेंड हैं और अगर उनको ना संभाला गया तो ये एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्पीसीज का जो व्यापार है उसको रेगुलेट करने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी टाइटल के अंदर आपको एक टर्म मिलेगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट्स। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, आप ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर और एक प्रोटेक्टेड एरिया में नेशनल पार्क्स भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी आते हैं। उस सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास होता है। तो ये आपको जो है वो इसमें पता होना चाहिए। और एक्सोटिक लाइव स्पीसीज के लिए ये एडवाइजरी है। साइट्स को ध्यान में रखते हुए ये एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और यहां पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट थी, उसमें यह बताया गया कि इलीगल ट्रेडिंग होती है ऐसे स्पीसीज की अक्रॉस द वर्ल्ड। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, जिसके बारे में पहले आपको पूरी डिटेल में बता चुका हूं, उन्होंने भी ये कहा है कि ऐसी स्पीसीज का ट्रेड होता है। और रिसेंटली अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी इसके ऊपर काफी सवाल उठाया था कि $23 बिलियन तक का व्यापार इन एक्सोटिक स्पीसीज का हर साल होता है। तो इसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने अभी रशिया की जो है वो विजिट किया था जून 21 को 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री डे परेड के लिए। तो वहां पर AK-203 असॉल्ट राइफल्स, KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और S-400 की डिलीवरी को एक्सपीडिएट करने की बात जो है वो दोनों देशों के बीच में हुई है। अपना करंट सिनेरियो ध्यान में रखते हुए, बिकॉज वी आर बीइंग सराउंडेड बाय वेरी हॉस्टाइल नेबर्स डे बाय डे, तो हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को पुशअप करना होगा, डिफेंस कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना होगा। तो उसमें रशिया हमारा एक बहुत ही प्राइम पार्टनर रहा है बहुत पुराने समय से। तो उस व्यू पॉइंट से देन रेयर बायोलॉजिकल फिनोमेना स्पॉटेड इन ड्रैगन फ्लाइज, ये पेज नंबर 16 के ऊपर एक न्यूज है जिसमें एक टर्म मिलेगी आपको गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। अब ये गाइनेंड्रोमॉर्फ्स क्या होते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। गाइनेंड्रोमॉर्फ्स का मतलब एक ही बॉडी के अंदर विजिबल मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स नजर आएंगे। बटरफ्लाइज में, इंसेक्ट्स में बहुत, ड्रैगन फ्लाइज में बहुत बार नजर आता है। बटरफ्लाई का आधा हिस्सा मेल पार्ट, अब बटरफ्लाई का आधा पोर्शन बॉडी का मेल कैरेक्टर्स वाला होगा, आधा फीमेल कैरेक्टर्स वाला होगा। विंग्स का कलर कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। ये एक बटरफ्लाई की वैरायटी है, आप देखिए ऊपर पैपिलियो, ये इसका मेल है, ये इसका फीमेल है, ये फीमेल है ब्लू कलर में, ये नीचे मेल है येलो कलर में, और ये जो बीच में है ये गाइनेंड्रोमॉर्फ है, आप देख सकते हैं। और इनकी बॉडी के अंदर इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कि आधे कैरेक्टर्स मेल आधे कैरेक्टर्स फीमेल नजर आएंगे। तो ये इट्स ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गाइनेंड्रोमॉर्फ्स।
ये एक और एग्जाम्पल है, पीरिस रैपी, दिस वन। इसमें इधर वाला जो आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है, इस तरफ ये जो व्हाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये मेल है, इस तरफ फीमेल है। तो एक ही बॉडी के अंदर दो हिस्से नजर आ रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो गाइनेंड्रोमॉर्फ्स इनको कहा जाता है। और एंटोमोलॉजी मतलब कीड़ों की दुनिया में कीड़ों की स्टडी जब की जाती है तो उसमें काफी बार ये जो है ये देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो रेफरेंस है वो ड्रैगन फ्लाइज के केस में देखने को मिला है। तो गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। सो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। तो keep visiting our channel, keep spreading it. If you have got any questions, drop them in the comment box below. I shall be trying to answer as much as possible. Thanks a lot. Stay safe, stay inside. Have a good day.